नमस्कार दोस्तों, मैं बन्नी लांबा और आप देख रहे हैं विजिट ऑफ वर्ल्ड। विजिट ऑफ वर्ल्ड में आज हम विश्लेषण करेंगे जापान पर हुए परमाणु हमले का। 6 अगस्त 1945। इन दिनों जापान में गर्मियों का मौसम था और सुहाना दिन निकला हुआ था। नीला आसमान था, धूप खिली हुई थी और मंडे मॉर्निंग का दिन था। लोग अपने काम के लिए अभी ऑफिस पहुंचे ही थे और छोटे बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। उनका ये पहला पीरियड चल रहा था। तभी लोगों को हिरोशिमा के आसमान में एक अमेरिकी फाइटर प्लेन बोइंग 29 की गूंज सुनाई देती है और लोग जब आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको एक छोटी सी चीज उस विमान से गिरती हुई नजर आती है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लोग एक्चुअल में ये पता नहीं लगा सके कि आखिर जो छोटी चीज है वो क्या है। असल में जो एक छोटी चीज नीचे की तरफ आ रही थी वो एक एटॉमिक बॉम्ब था। इस बॉम्ब को नीचे तक आने में 43 सेकंड का समय लगता है और जैसे ही 43 सेकंड होते हैं एक जोर का विस्फोट होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक ही झटके में जापान के 80,000 लोग मौत के मुंह में समा चुके होते हैं। विस्फोट इतना भयंकर था कि उसकी तेज रोशनी की वजह से लोगों की परछाइयां दीवार पर चिपक गई और शहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग बांप बनकर उड़ गए और जो लोग बचे उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। शहर का 70% हिस्सा बर्बाद हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आया कि ठीक 15 मिनट पहले इतना साफ मौसम और अब 15 मिनट के बाद इतने काले बादल, तेज हवाएं चलने लगी और जैसे ही लोगों को प्यास लगने लगी तो वो ऊपर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े बादल आकाश में छाए हुए हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। आमतौर पर जो बारिश होती है वो साफ पानी की बारिश होती है, लेकिन इस समय जो बारिश हो रही थी वो गहरे काले रंग की बारिश हो रही थी जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक थी। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। Spawned by the genius of man, a new age is born. In the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से। हिटलर पोलैंड पर हमला कर देता है और उसको अपने कब्जे में कर लेता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो बड़ी अलायंस के बीच लड़ा जा रहा था। एक था एक्सिस पावर जिसमें इटली, जापान और जर्मनी जैसे पावरफुल देश और दूसरी तरफ एलिस पावर जिसमें सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश शामिल थे। शुरुआत में अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपनी दूरी बनाए हुए था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस से अमेरिका सबक सीख चुका था और वो किसी भी हालत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन 7 दिसंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के एयरबेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और अमेरिका भी इस युद्ध का हिस्सा बन जाता है।
the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब भी बात होती है हम जर्मनी और फ्रांस की ही बात करते हैं, जापान पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक्चुअल में 19वीं सदी में जापान में भी एम्पायरिज्म देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार यूरोपियन देश दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे, जैसे भारत पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था, ठीक उसी प्रकार 1940 तक इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लोआस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ईस्टर्न चाइना के कुछ पार्टों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। जापान सबसे बड़ा एक्सपेंशन करता है 1931 में, जब वो ईस्टर्न चाइना के एक हिस्से जिसका नाम मैंचूरिया, उस पर हमला कर देता है और उसको अपने कब्जे में कर लेता है। उसका नॉर्थ में आगे प्लान मंगोलिया करके एक देश, उस पर कब्जा करना और सोवियत यूनियन के कुछ देशों पर अपना कब्जा करना था। और साउथ में उसका प्लान वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों पर कब्जा करना था। लेकिन साउथ में एक प्रॉब्लम थी कि जो वियतनाम और कंबोडिया के देश है उन पर फ्रेंच एम्पायर का कब्जा था। अगर वो इन देशों पर कब्जा करना चाहता है तो सबसे पहले उसको फ्रेंच एम्पायर को हराना पड़ेगा, और जापान यही करता है। 1940 में जापान पर हमला कर देता है और इन देशों पर कब्जा कर लेता है। अब अमेरिका देखता है कि एक तरफ तो हिटलर यूरोप में देशों पर हमला कर उन पर कब्जा कर रहा है, और दूसरी तरफ एशिया में जापान भी यही काम कर रहा है। अमेरिका सोचता है कि मिलिट्री एक्शन तो नहीं ले सकता, लेकिन इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, और अमेरिका जापान पर कॉपर, आयरन और स्टील बैन कर देता है। लेकिन जापान पर इस पाबंदी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और कुछ समय के बाद अमेरिका जापान पर तेल का एक्सपोर्ट बैन कर देता है और जापान को वार्निंग देता है कि जिन देशों पर उसने कब्जा किया है वो वापस कर दे, और जो जर्मनी और इटली के साथ उनकी एलाय है उसको तोड़ दे। जर्मनी और इटली के साथ एलाय तोड़ने का मतलब था जो ग्रेटर एशिया का सपना जापान देख रहा था उसको ख़त्म करना। अब जापान सोचता है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज है ये तेल के लिए अच्छे रिसोर्सेज है, क्यों ना इन देशों पर कब्जा कर लिया जाए ताकि उसको तेल के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज है इन पर डच एम्पायर का हिस्सा था। अगर वो इन हिस्से पर हमला करेगा तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा, क्योंकि डच अमेरिका का एलाय था, और किसी कारणवश अगर अमेरिका हमला नहीं भी करता है तो, लेकिन जब फिलीपींस पर हमला करेगा तो अमेरिका 100% जापान पर हमला कर देगा। इसी हमले को रोकने के लिए जापान सोचता है कि क्यों ना अमेरिका पर एक सीक्रेट हमला किया जाए जिसे कि उसके सारे के सारे मिलिट्री बेसिस को ख़त्म कर सभी फाइटर प्लेनों को बर्बाद कर दिया जाए। और जापान 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर एयरबेस पर हमला कर देता है। December 7th, 1941. High overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. 2 घंटे में ही जापान के 350 लड़ाकू विमान अमेरिका के 19 वारशिप और 178 फाइटर प्लेनों को
तबाह कर देता है। इस हमले में अमेरिका के 2000 सोल्जर भी मारे जाते हैं। अमेरिका भी जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है और इस प्रकार से अमेरिका की भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हो जाती है। उधर फ्रांस और चाइना भी जापान पर हमला कर देते हैं। ठीक 3 दिन के बाद इटली और जर्मनी, जो कि जापान के एलोए थे, वो भी अमेरिका पर हमला कर देते हैं। 1941 तक सभी पावरफुल कंट्री एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। 1943 में इटली सरेंडर कर देता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लेता है और जर्मनी भी मई 1945 में सरेंडर कर देता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ जापान बचा था जो कि सरेंडर नहीं कर रहा था। जापान के सरेंडर ना करने की सबसे बड़ी वजह थी जापान के लोगों का ब्रेन वॉश। जापान के लोगों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि जापान के एक महाराजा होते थे जिसका नाम था हिरोहितो। उनको एक भगवान की तरह पेश किया गया। लोगों के दिमाग में ये भरा गया कि जो हिरोहितो है वो भगवान का अवतार है और जो भी हिरोहितो के फैसले के खिलाफ जाएगा वो भगवान की तौहीन होगी, वो इस देश का दुश्मन होगा और जो भी उसके फैसले के खिलाफ जाता था उसको बहुत यातनाएं देकर मार दिया जाता था। ब्रेन वॉश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जापान में एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट का गठन किया गया जिसका नाम था कामेकाजी। उस यूनिट के जो पायलट थे उनको ये सिखाया गया कि कैसे उनको फाइटर प्लेन में बैठकर दुश्मन के वारशिप में अपने प्लेन को क्रैश करवाना है और छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाने लगी कि वो अपने साथ एक बॉम्ब रखे और जो दुश्मन के टैंक है और उसके सामने लेटकर बॉम्ब को ब्लास्ट कर दे ताकि दुश्मन का टैंक बर्बाद हो जाए। अब तक अमेरिका सोच रहा था कि जापान में लोग विद्रोह करेंगे जिसके कारण जापान सरेंडर कर देगा, लेकिन यहाँ भी अमेरिका को निराशा ही मिली और जापान ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति एक अपने सिक्योरिटी चीफ के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं और वो एक मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन डाउनफॉल। इस ऑपरेशन का काम था कि अमेरिकी सैनिक जापान में जाएंगे और मिलिट्री एक्शन लेंगे। ऑपरेशन डाउनफॉल शुरू कर देते हैं और अमेरिका और जापान के बीच एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम होता है द बैटल ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा असल में जापान की एक जगह का नाम था जहां पर यह लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में अमेरिका के 12,000 सोल्जर मारे गए और 50,000 जख्मी हो गए। जापान के भी 1 लाख सोल्जर मारे गए और 1 लाख आम नागरिकों की भी मौत इस लड़ाई में हो गई। अमेरिका जापान से जीतना तो चाहता था लेकिन इस कीमत पर बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहता था। अगर ऑपरेशन डाउनफॉल पूरे जापान पर आजमाया जाता तो अमेरिका के 10 लाख सैनिक मारे जाते। इसलिए ऑपरेशन डाउनफॉल को वहीं बंद करना पड़ा। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत हो जाती है और उनके स्थान पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब इस युद्ध की सारी जिम्मेवारी अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के कंधों पर थी। हैरी ट्रूमैन हर तरह से कोशिश करता है जापान को सरेंडर करवाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलिट्री के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में
पता चलता है। उसको बताया जाता है कि अमेरिका की एक साइंटिस्टों की टीम एटॉमिक बम बनाने पर काम कर रही है, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है। ये सुनते ही हैरी ट्रूमैन को लगा कि अब अमेरिका की समस्या का सलूशन हो गया है। 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको की बॉम्बिंग रेंज में इसका एक टेस्ट किया जाता है, जो कि सक्सेसफुल रहता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर की एक मीटिंग होती है और उसमें ये प्लान किया जाता है कि कैसे इस बॉम्ब को गिराया जाए। मीटिंग में ये भी तय होता है कि बॉम्ब गिराने से पहले जापान को एक आखिरी वार्निंग दे दी जाए। एक मीटिंग होती है जिसका नाम है पोस्ट डैम डिक्लेरेशन, जिसमें चाइना, फ्रांस व अमेरिका के राष्ट्रपति एक टेबल पर आते हैं और जापान को अनकंडीशनल सरेंडर की वार्निंग देते हैं। जापान को कहते हैं कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो इसका मतलब होगा भयंकर तबाही। जापान सरेंडर कर भी देता, लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था। जापान चाहता था कि उसका जिन देशों पर कब्जा है वो बना रहे और जो उसकी पावर्स है वो भी ज्यों की त्यों बनी रहे, लेकिन अमेरिका इस बात से सहमत नहीं था। 29 जुलाई 1945 को जापान इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। अब 3 अगस्त 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब जापान पर हमला होगा। 6 अगस्त 1945 अमेरिकी विमान बोइंग 29 जापान के शहर हिरोशिमा पर उड़ान भरता है, जिसमें कि एक बॉम्ब रखा होता है। उसका नाम होता है लिटिल बॉय, यानी कि एक छोटा बच्चा। ठीक 8:15 पर शहर पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है। और ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश बन जाता है। जैसे ही वो ब्लास्ट होता है, लोगों की आंखों के सामने एक इतनी तेज रोशनी चमकती है कि ऐसा लगता है मानो सूरज धरती से टकरा गया हो। जो लोग इस धमाके में बच गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई और बहुत से लोगों को हियर लॉसेज हो गए। पोल्यूशन की वजह से एक हैरिकेन सा बन गया, तेज हवाएं चलने लगी और शहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये इतना जल्दी में हुआ कि लोगों की परछाइयां तक दीवारों पर चिपक गई। आमतौर पर जब विस्फोट होता है तो मेडिकल सुविधाएं पहुंच जाती है, लेकिन इस विस्फोट में जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी थे वो भी 80% लोग मारे जा चुके थे। इतनी बड़ी कैजुअल्टी होने के बाद अमेरिका को लगा कि जापान अब सरेंडर कर देगा, लेकिन जापान के जो कट्टर लोग थे उन्होंने मीटिंग तक करने से मना कर दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिकी बोइंग 29 एक और बॉम्ब लेकर उड़ान भरता है, जिसका नाम था फैटमैन। लगभग 11 बजे का समय नागासाकी शहर पर वो बम गिरा दिया जाता है। ये बम जो लिटिल बॉय बम था उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो जाता है। अब अमेरिका जापान को वार्निंग देता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो एक एक करके उसके सारे शहर तबाह कर दिए जाएंगे। अब जापान का सुप्रीम काउंसिल अमेरिका से एक मीटिंग करता है सरेंडर करने के लिए, और इस मीटिंग में 6 सदस्य होते हैं। जब वोटिंग करवाई जाती है तो उनकी वोटिंग 3-3 मतदान से बराबर रह जाती है। अब इस टाई ब्रेकर को तोड़ने के लिए जापान के महाराजा हिरोहितो से वोटिंग करवाई जाती है और हिरोहितो सरेंडर के पक्ष में वोटिंग कर देते हैं। इस प्रकार 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर व कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।